हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस है नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके बाद हमारे पास है डायमेंशंस एंड फिजिकल डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पढ़ाई की शुरुआत होती है पहले सवाल से। प्लीज़ टेल मी योर हाइट। अपनी हाइट जल्दी से बता दीजिए, ठीक है? कितनी? बताओ बताओ। 5, 8 और कोई कह रहा है 5, 11। ओके, 5, 9। तो ये सब आपने अपनी हाइट बताइए। क्या आपको कॉन्फिडेंस है? पक्का ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है? 100% श्योर? सॉरी, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। कैसे? पर हमें तो ये एग्जैक्टली पता है, आपको ऐसा ही लग रहा होगा। पर आप एक छोटी सी चीज़ मिस कर गए हैं। ये 5, 8 क्या है? क्या 5 कार्स हैं और 8 ट्रक्स हैं? ये हाइट है आपकी? हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप यूनिट लगाने भूल गए हैं। ये 5 फीट एंड 8 इंचज़ ये आपकी हाइट है। तो जब भी आप फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करोगे तो उसके साथ एक मैग्नीट्यूड आता है और उसके पीछे इसके यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 11 इंच, या फिर आप सेंटीमीटर में भी दे सकते हो। 120 सेंटीमीटर, 183 सेंटीमीटर, जो भी आपकी हाइट है। तो समझ गए, फिजिकल क्वांटिटी के आगे मैग्नीट्यूड और पीछे एसआई यूनिट ज़रूर लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। प्लीज़ टेल मी योर वेट। अब तो आप समझ गए होंगे आंसर में क्या बोलना है। अपना वेट बताना है और पीछे उसकी यूनिट लगानी है। तो आंसर हमारे पास आ रहे हैं 59 kg। ओके, नेक्स्ट आंसर आया है 63 kg। ओके, नेक्स्ट है 72 kg। इस बार भी आप 100% कॉन्फिडेंस होंगे कि ये ठीक है, पर किसी किसी को लग रहा होगा फिज़िक्स है तो कुछ ना कुछ तो उल्टा निकलेगा। ये आंसर्स भी आपके गलत हैं, क्योंकि आप भूल गए हैं वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। वेट होता है फोर्स एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आपके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वेट होता है फोर्स। और जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। एक बॉडी में, एक चीज़ में, जैसे ये नोटबुक है, इसमें कितना मास है ये केजी में होगा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे मैं इसको स्पेस में लेके जाऊँ या अर्थ पे रहे, ये सेम रहेगा। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन लगेगा और उसका एक्सेलरेशन इनटू इसका मास, जिसको बोलेंगे फोर्स, जो वेट, वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगी। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन में। तो आपका वेट, अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अप्रोक्सीमेटली 10 लूँ, तो आपका मास जो 10 kg था उसका वेट हो जाएगा 600 न्यूटन। या फिर न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा टाइम बाद समझ में आएगा कि यूनिट्स कैसे लगाते हैं। पर अभी आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे उसका मैग्नीट्यूड आता है और पीछे उसकी डायमेंशन आती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जैसे कि हमारे पास है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इतना होता है। तो अगर कोई मुझसे अपनी हाइट पूछे तो मैं उसको बताऊंगा 183 सेंटीमीटर। मतलब एक सेंटीमीटर जितना होता है उसको 183 टाइम्स लंबा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जितनी हाइट बनेगी वो मेरी हाइट होगी। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ एक उसकी यूनिट लगती है, और जो यूनिट होती है उसका जो आगे मैग्नीट्यूड होता है वो उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, और उसी चीज़ को मेज़रमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, जैसे कि हमें पता है 200 मीटर कोई डिस्टेंस है, उसको हम 0.2 किलोमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को जो हम मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सेम फिज़िकल क्वांटिटी को हम दूसरे मैग्नीट्यूड और उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही फिज़िकल क्वांटिटी को। मेरी हाइट को मैं सेंटीमीटर में भी बता सकता हूँ, मीटर्स में भी बता सकता हूँ, किलोमीटर्स में भी बता सकता हूँ। 0.00125 कुछ भी ऐसा मेरी हाइट हो जाएगी। या फिर नैनोमीटर्स में भी बता सकता हूँ, 1000 या लाख नैनोमीटर मेरी हाइट हो जाएगी। ऐसा कुछ जो भी कैलकुलेशन होगी,
तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसी के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जिन भी चीज़ों की मेज़रमेंट फिज़िक्स के मेथड्स के द्वारा की जा सकती है उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अच्छा, अब आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है। हाइट को हम मीटर में मेज़र करते हैं, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या फिज़िकल क्वांटिटी है? हाँ, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी है। स्पीड का भी पता है हमें फिज़िकल क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड में मेज़र करते हैं। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेज़र किया जाता है, ये भी फिज़िकल क्वांटिटी है। हैप्पीनेस का कितनी वैल्यू है? आपकी हैप्पीनेस लेवल कितना है, क्या यूनिट है उसकी? तो हैप्पीनेस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो हैप्पीनेस को हम कर देते हैं मार्क, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। पावर, अच्छा हैप्पीनेस फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है तो मेरे में जितनी पावर है उसको भी मैं मेज़र नहीं कर सकता? नहीं, ये वो वाली पावर की बात नहीं हो रही है। ये पावर है एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको कुछ काम करना है, आपको कुछ बॉक्सेस रखे हैं, 1 kg के 100 बॉक्सेस रखे हैं, आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो एक कमज़ोर सा आदमी क्या करेगा, एक एक वज़न को उठाएगा ले जाएगा, एक एक वज़न को उठाएगा लेके जाएगा, ठीक है। उसमें पावर थोड़ी कम है। एक स्ट्रॉन्ग मैन आएगा, वो क्या करेगा, सारे के सारे वेट को उठा के एक ही बारी में रख देगा, उसकी पावर ज़्यादा है। तो इसको हम मेज़र कर सकते हैं। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको हम मेज़र करके हम लिख सकते हैं। ऐसे वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ और वो कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल किया, उसको वर्क कहता है। जैसे मैंने कोई एक ब्लॉक रखा है और उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, 1 मीटर गया फिर मैं थक गया, छोड़ो, तो मतलब मैंने थोड़ा बहुत कम काम किया है। पर सेम फोर्स लगा के मैं इसको 1 किलोमीटर तक ले गया, तो भाई मैंने बहुत भरकम वर्क कर दिया है। तो वर्क को मेरा कैलकुलेट करा जा सकता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन मीटर में। ऐसे ही पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। लव क्या है? लव की कोई फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हम रेड मार्क कर देते हैं। तो लव फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, तो फिर टेंशन भी फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगी। ये वो वाली टेंशन नहीं है जो आपके ब्रेन में हमेशा चलती है। ये है टेंशन जब जैसे एक रोप में टेंशन आ जाती है कि आप रस्सी पे एक लटक गए, तो रस्सी में जो खिंचाव आता है उसको टेंशन कहते हैं। जैसे मैं एक रस्सी पे लटक गया, तो जितना मेरा वेट है mg, उतना मैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ। पर क्योंकि रस्सी पे मैं लटका हुआ हूँ, ना नीचे गिर रहा हूँ ना ऊपर जा रहा हूँ, तो रस्सी भी मुझे ऊपर की तरफ खींच रही है, तभी तो हम दोनों रुके हुए हैं। तो रस्सी मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रही है अपवर्ड, और मैं उसके नीचे फोर्स लगा रहा हूँ डाउनवर्ड mg, और वो मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है अब ऊपर की साइड अपवर्ड mg। तो उसमें एक टेंशन आ जाएगी जिसको हम मेज़र करते हैं फोर्स की यूनिट में, न्यूटन। ऐसे ही पेन की कोई यूनिट नहीं होती, पेन एक फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको रेड मार्क कर देते हैं। फियर भी फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, किसी को कभी भी डर लग सकता है। लोगों को भूतों से डर लगता है जो कि होते ही नहीं, कहानी सुन सुन के, पिक्चरें देख देख के, लोगों से सीख के बस डरना शुरू। और डर हमारे हार्मोन्स में होता है, ये कोई रियल में फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। पैसे की तो यूनिट होती है, उसकी तो वैल्यू होती है, पर ये भी फिज़िक्स की फॉर्म में फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा सर, कलर तो दिखाई देता है, कलर की तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो फिज़िकल क्वांटिटी होनी चाहिए। फिज़िकल क्वांटिटी कलर नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू एनिमल टू एवरीथिंग। मतलब कोई जानवर है, काऊ है या बफेलो है, उसको रंग अलग दिखेंगे, टाइगर को अलग रंग दिखते हैं, कैट को अलग रंग कलर्स दिखते हैं, तो सबके लिए कलर्स की डेफिनेशन अलग अलग है, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिज़िकल क्वांटिटी है कि कितनी इंटेंसिटी से लाइट आ रही है, या लाइट की वेवलेंथ, लाइट का एम्पलीट्यूड, ये सब फिज़िकल क्वांटिटी है। पर कलर फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे कि टेस्ट भी फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तोता मिर्ची खा जाता है ना लाल लाल, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारी तो जीभ जल जाती है। यूनिट की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, किस चीज़ को हम एक यूनिट मान लें, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले कि वो सूटेबल साइज़ की होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, और डेफिनेशन उसकी एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि हम उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर लें। ईज़िली एक्सेसिबल होनी चाहिए, आम लोगों के पास उसको ईज़िली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज़ कर देना चाहिए ताकि सब लोग उसी मेज़रमेंट को यूज़ करें।
ऐसा ना हो कि मैं मीटर में बात कर रहा हूँ, मेरे से 10 घर के बाद कुछ और यूनिट में बात कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरे शहर में कुछ और यूनिट का यूज़ हो रहा है, तो हम आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? किसी को समझ नहीं आएगा कि कितनी हाइट या कितनी लेंथ की ये बात कर रहा है, ठीक है? तो जो हमारे यूनिट्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल, बेसिक यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी यूनिट्स होती है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम किसी और दूसरे मेथड से और किसी यूनिट से और किसी तरीके से उनको मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि लेंथ को मेज़र करने के लिए हमें उसकी लंबाई को नापना ही पड़ेगा। हम किसी स्टॉपवॉच से नहीं नाप सकते, या फिर मैं आप उसको किसी वेट से नहीं नाप सकता। मेरे पास कोई मास दे दिया 10 केजी का, उससे मैं किसी की पर्सन की हाइट निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। हाइट मुझे उसको मेज़र ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई मेरे पास मेथड नहीं है। ऐसे ही टाइम को मुझे वॉच क्लॉक से ही मेज़र करना पड़ेगा। दूसरा मास को मुझे किलोग्राम में ही मेज़र तोल के ही देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कि मैं किसी और चीज़ से ड्राइव करके उस चीज़ को निकाल लूँ। ऐसी चीज़ों को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उनकी यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि उनको यूनिट्स को डिफ़ाइन किया गया है कि अगर ये प्रॉपर्टी, ये मेथड लगाने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसी को हम 1 मीटर बोलेंगे। ये किलोग्राम की डेफिनेशन है, ये सेकंड की डेफिनेशन है। ऐसे ही जैसे हमारे पास लेंथ के लिए हमने एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट माना है मीटर को, मास के लिए किलोग्राम को, टाइम के लिए सेकंड के लिए। हम कोई भी लेक्चर्स लेते हैं या फिर इंटरनेशनली हम टॉक करते हैं या कोई रिसर्च पेपर निकालते हैं, और जनरली भी हमें चीज़ों को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में ही मेज़र करना चाहिए और आंसर्स लिखने चाहिए। और बाकी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल को मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब इनकी डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस हमारी ऐसी होनी चाहिए ताकि उनको हम दोबारा उनको रिप्रेजेंट कर सकें, उनको रिप्रोड्यूस दोबारा से इजीली कर सकें, और वो एक्यूरेट हो, टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ वो चेंज ना हो जाए। ऐसी हमारी डेफिनेशंस होती है। फंडामेंटल के यूनिट्स के साथ जो हमारी 7 कंप्लीट हुई हैं, उसके अलावा भी 2 यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टेडियन। अब रेडियन के बारे में देखते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और कोई भी एंगल यहाँ पे थीटा है, तो थीटा एंगल 1 रेडियन तब होगा जब वो जो आर्क होगा, मतलब उस सर्कल का जो ऐसे माउथ उसने खोला है एंगल ने, और उस माउथ ओपन करने से जो आर्क लेंथ कवर हुई है, अगर उसकी लेंथ आर है और रेडियस भी उसका आर है, तो जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। ओके, तो 2 रेडियन क्या होगा? वो एंगल जहाँ पे जो आर्क लेंथ होगी वो ट्वाइस होगी रेडियस की। तो 3 रेडियन क्या होगा? जब आर्क लेंथ 3 टाइम्स होगी। तो इससे हमारे पास रेडियन निकालने का एक फॉर्मूला आया है। अगर मैं रेडियन को बोलूँ थीटा, तो थीटा हो गया आर्क अपॉन रेडियस। अगर आर्क, इसकी आर्क लेंथ अगर आर है 1 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1/1 1, तो मतलब एंगल हो गया 1 रेडियन। या फिर 100 सेंटीमीटर रेडियस है और 100 सेंटीमीटर आर्क है, तब भी एंगल होगा 1 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर, तो हमारा एंगल थीटा हो जाएगा एल अपॉन आर। एल हो गया 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 रेडियन। तो बहुत सिंपल है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये आपको अब हमेशा से याद रखना है। ये रेडियन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आर्क अपॉन रेडियस तो हमें पता लग गया, जो भी आंसर आएगा उसको हम रेडियन में बोलेंगे, पर ये डिग्री से कैसे रिलेट है? क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें अब तक डिग्री में पढ़ते आ रहे हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसका रिलेशनशिप देखेंगे हम डिग्री के साथ। ओके, तो हमें पता है कि जब हाफ सर्कल हो जाता है, सर्कल हाफ कंप्लीट हो जाता है, तो आर्क कितनी कंप्लीट, आर्क लेंथ कितनी होगी इस टाइम पे? आर्क लेंथ पाई आर। ये वाली आर्क अगर पाई आर हो गई और रेडियस इसका आर है, तब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये वाली आर्क यहाँ तक आ जाए, हाफ सर्कल तक, तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री।
और आर्क लेंथ कितनी होगी पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, हाफ सर्कल की पाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का हमें पता है फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। एल कितना होगा सेमी सर्कल में, आर्क लेंथ हो गई पाई आर, डिवाइड बाई रेडियस से डिवाइड करेंगे आर, तो आंसर आ गया पाई रेडियन। मतलब 180 डिग्री एंगल को हम पाई रेडियन बोलते हैं, या फिर 1 रेडियन को बोलेंगे पाई बाय 180 डिग्री, या फिर 1 डिग्री को बोलेंगे 180 नीचे चला जाएगा इसके पाई के, तो 1 डिग्री हो गया पाई बाय 180 रेडियन। ये आपको याद रखना है, 1 डिग्री का मतलब पाई बाय 180 रेडियन। और अगर मैं पूछूँ 10 डिग्री तो पाई बाय 180 इंटू 10 रेडियन, तो आ गया पाई बाय 18 रेडियन। ऐसे ये क्वेश्चन है, आपको बताना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, हमें तो एक बात समझ में आई है, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का मतलब होगा पाई बाय 180 रेडियन, और 30 डिग्री का मतलब होगा पाई बाय 180 इंटू 30, तो 30 से 180 कैंसिल करेंगे 6 आएगा, तो पाई बाय 6 रेडियन। 30 डिग्री को आज से हम बोलेंगे पाई बाय 6 रेडियन। सिमिलरली 45 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 180 इंटू 45, 60 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 180 इंटू 60, 90 डिग्री को पाई बाय 180 इंटू 90, और जिसके करस्पॉन्डिंग आंसर आएंगे पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। अब आपका होमवर्क है पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 2 को वापस से डिग्री में कन्वर्ट करके देखना और बताना क्या आंसर आया। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेडियन क्या होता है। तो अभी रेडियन को दोबारा रिवाइज करते हैं। रेडियन होता है ये वाला एंगल, जब ये वाली हमारी आर्क हो और यहाँ पे ये रेडियस हो, तो एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस, उसको बोलेंगे थीटा। अब सॉलिड एंगल क्या होगा, सपोज मेरे पास एक सर्कल है, एक ग्लोब है, और इस पोर्शन में मैं रहता हूँ यहाँ पे, तो सेंटर से कितना एंगल बनेगा इस पोर्शन के लिए, एक सॉलिड एंगल बनेगा ना ये वाला, देखो सॉलिड एंगल बनेगा ना ऐसे। अगर एक सर्कल है, ये सर्कुलर शेप है, और यहाँ पे कोई, यहाँ पे ये प्लैनेट, यहाँ पे मेरा लैंड है इस सर्कल के ऊपर, तो सेंटर से कितना एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं स्टेडियन। तो स्टेडियन का फॉर्मूला होता है जितना ये एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया अपॉन रेडियस, जो ये वाला रेडियस है, रेडियस स्क्वायर, इसको स्टेडियन बोलते हैं। कोई भी एक स्फेयर है, एक स्फेयर का एक पार्ट है जिसका ये छोटा सा एरिया है, तो सेंटर से कितना सॉलिड एरिया ये कवर कर रहा है, उसका फॉर्मूला होगा ये वाला एरिया डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको स्टेडियन बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राइव यूनिट। अब तक हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं, जो ऐसी यूनिट्स होती हैं जिसको हम किसी और मेथड से मेज़र ही नहीं कर सकते। ड्राइव यूनिट होती हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के थ्रू ड्राइव किया जाता है। इनकी अपने आप को यूनिट नहीं होती, इनकी यूनिट्स होती है फंडामेंटल यूनिट्स को ही यूज़ करके। जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की सेकेंड, तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही बहुत सारे यूनिट्स को, वर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, थ्रस्ट, इन सब को ड्राइव यूनिट बोलते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू ही ड्राइव होती हैं इसलिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं स्पीड, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। स्पीड का यूनिट होती है मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, तो आंसर आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता है मीटर सेकंड माइनस 2, जो देखने में भी अच्छा लगता है। ओके, तो अब हम आते हैं जो हमने ड्राइव यूनिट है उनकी यूनिट्स कैसे निकालते हैं उस पर देखते हैं। जल्दी से नज़र मारेंगे। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 बार मीटर आ रहा है तो उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ऐसी वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 बार मीटर आया तो उसकी जो यूनिट होगी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम ऊपर आ गया और नीचे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर किलोग्राम मीटर -3। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वाटर की डेंसिटी के कंपैरेटिवली आपकी कितनी डेंसिटी है। जैसे एक थर्माकोल का पीस है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, तो आंसर ओवरऑल कितना आएगा, बहुत कम।
मतलब वो वाटर में फ्लोट करेगा। अगर मैं आयरन का लूँ, आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मरकर की 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मतलब इतना ज़्यादा हैवी होता है वाटर से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी? डेंसिटी ऑफ, तो ऊपर की साइड हमारे डेंसिटी की यूनिट है और नीचे भी डेंसिटी की यूनिट है, तो डेंसिटी की यूनिट से डेंसिटी की यूनिट कट जाएगी, तो आंसर सिर्फ एक नंबर में आएगा। स्पीड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम मास के लिए, और मीटर पर सेकेंड होता है हमारा स्पीड के लिए। तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो आंसर भी किस में आएगा? वेलोसिटी में। तो यूनिट होगी इसका वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। आंसर आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 2 बार पर सेकेंड आया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर इसकी डिस्कवरी न्यूटन ने की थी, तो उनका जो ऐसा यूनिट का नाम हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो या फिर न्यूटन बोलो, बिल्कुल एक ही चीज़ है। इम्पल्स होती है, हम आगे पढ़ेंगे, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स की वैल्यू होती है न्यूटन और टाइम की सेकेंड। इसको हम दूसरी यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। प्रेशर का चलो करके देखते हैं। प्रेशर की यूनिट होती है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स न्यूटन में और एरिया मीटर स्क्वायर में, नीचे मीटर स्क्वायर है तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम देखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया की जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको किलोग्राम मीटर सेकंड में कैसे लिखेंगे? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। अब देखो एक ही किलोग्राम है तो यहाँ पे किलोग्राम आ गया, मीटर की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये डिवाइड में मीटर स्क्वायर है नीचे की साइड, मतलब मीटर की वैल्यू -2 है। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आ गया मीटर की यूनिट -1 और सेकंड एक ही बार है, सेकंड की -2 है तो सेकंड की वैल्यू हो गई -2। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला हो गया, जो यूनिट है प्रेशर की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ी है, फोर्स इज इक्वल टू G(m1m2/r²। उसमें जो G होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट देखते हैं। तो चलो उसको भी हम निकाल के देखते हैं। फोर्स होता है G(mm)/r²। अगर G को एक साइड रख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें दूसरी साइड ले जाते हैं, तो r² फोर्स के साथ चला जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएंगे। तो G हो गया फोर्स r²/mm। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, r क्या है? रेडियस मीटर में होता है तो मीटर स्क्वायर, डिवाइड में 2 बार मासेस है मतलब kg 2 बार है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हमारा न्यूटन में मन नहीं कर रहा, हमें किलोग्राम मीटर और सेकंड में यूनिट चाहिए, तो इस फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स G(mm)/r², तो G हो गया F(r²/mm)। फोर्स की यूनिट हमने निकाली थी ऊपर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू r मतलब रेडियस मतलब मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय mm मासेस है तो kg स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो kg यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे kg की पावर 1 है, पर ये डिवाइड में है तो टोटल आंसर आ जाएगा kg -1, मीटर यहाँ पे 1 टाइम है, इनटू मीटर की पावर 2, तो टोटल मीटर की पावर होगी 3 मीटर स्क्वायर और सेकंड -2, तो पर किलोग्राम मीटर क्यूब
पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई है। डायमेंशनल एनालिसिस में हम ये सारी चीज़ दोबारा से करेंगे और हमें जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको ये सब चीज़ें भी समझ में आएंगी। ऐसे ही आप एनर्जी और वर्क दोनों का एक ही मतलब होता है, उसकी यूनिट होती है जूल में। मोमेंट ऑफ फोर्स ये सब आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। ऐसे ही ये प्रेशर पावर का हो गए, फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको वाट में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनके साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की थी उनके नाम पे। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स न्यूटन में और लेंथ मीटर -1। ऐसे ही ये सारी आप एक बार स्टडी कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें जिसमें नई नई लग रही हैं वो आपके सिलेबस में सब कुछ है और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आएंगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बारे में समझते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों है। सपोज़ हमें घर लेना है, हमें दूसरे शहर में घर लेना है या गांव में हमें ज़मीन लेनी है, तो हम उससे पूछेंगे आपका घर का एरिया कितना है। वो बोलेंगे जी हमारा तो 75 गज में है। अब एक गज क्या होता है, कितना डिस्टेंस होता है, नहीं पता। अच्छा तुम यार ये बता दो तुम्हारे खेत कितने बड़े हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। जी खेत तो हमारे 500 500 बीघे के हैं, सॉरी 500 बीघा 10 बीघे के हैं। अब आपको कोई आइडिया नहीं है बीघा कितना होता है, तो आपने दूसरे शहर दूसरे गांव में जाके पूछा भाई तुम्हारे यहाँ कितने खेत हैं, मुझे खेत खरीदना है, क्या एरिया है उसका। जी हमारे तो 2 किले हैं। किलो हैं क्या, ये वज़न है? नहीं जी, किले किले अलग होते हैं। हमारे यहाँ तो 1 किले में 10 बीघे होते हैं। ना आपको किले का पता, ना आपको बीघे का पता, तो आप कैसे समझ पाओगे कि वहाँ पे कितना एरिया आपको मिल रहा है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स यूनिट का हम यूज़ करते हैं। एरिया मेज़र करना हो, लेंथ मेज़र करनी हो, मास मेज़र करना हो, ऐसी यूनिट्स होनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती हो, ऑल ओवर वर्ल्ड नोन हो। तो ऐसे सिस्टम को हम मिलके हमने एक फ़िक्स किया है और उसी यूनिट्स को हम हर जगह फॉलो करते हैं। पर देखते हैं साथ में और कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और ये बीघे वाली बात किसी और को मत बताना। चलो, पहला सिस्टम है हमारा CGS सिस्टम। मतलब इस सिस्टम में हम मेज़रमेंट करते हैं, जो हाइट होती है सेंटीमीटर में, वेट होता है ग्राम में और टाइम होता है सेकंड में। ऐसी मेज़रमेंट जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र किया जाता है, वहाँ पे हम CGS सिस्टम का यूज़ करते हैं। दूसरा सिस्टम होता है, अंग्रेज ज़्यादा यूज़ करते थे इसका, फुट पाउंड सेकेंड। हाइट को फीट में, वेट को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। तीसरा सिस्टम होता है MKS, जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम इसको बना दिया गया है। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसी को ही हम SI सिस्टम भी बोलते हैं और MKS सिस्टम बोलते हैं। और SI सिस्टम में बाकी जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जो टोटल फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो सब भी हमारी SI यूनिट में आती है। और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, रेडियन एंड स्टेडियन। अच्छा, इन SI यूनिट्स के अलावा और भी यूनिट्स होती हैं। अगर हम बहुत दूर चांद सितारों की बात करें, तारों की, अपने प्लानिटरी डिस्टेंस मेज़र करें, वहाँ पे मीटर में बात करना इर्रिलेवेंट हो जाएगा। सपोज़ करो मैं बताऊँ कि आपको जो हमारा सैटर्न है वो 3,75,735 किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। कुछ समझ नहीं आया, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे वो कितना बड़ा है। पर अगर मैं बोलूँ वो 7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है अर्थ से, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो अब मैं बोलूँ एक प्लेनेट का डिस्टेंस 7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो आप कंपैरेटिवली समझ जाओगे, अच्छा जितना सन और अर्थ के बीच में है उससे 7 टाइम्स ज़्यादा। ओके, समझ गया, ज़्यादा भी दूर नहीं है पर बहुत ज़्यादा है। उसकी लेंथ होती है 1.469 इंटू 10⁻11। ठीक है। अच्छा, लोगों का इसमें भी काम नहीं चला, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार, हमें तो और भी बड़ा डिस्टेंस चाहिए।
ये जो अर्थ और सन तो बहुत पास पास है, हमें तो चांद तारों की बात करनी है जो बहुत दूर हैं, उनको कैसे मेज़र करेंगे। तो एक यूनिट और आई है, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वैक्यूम में। वैक्यूम इसलिए क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। डेंस मीडियम में आते ही या एयर के कांटेक्ट में आते ही या ग्लास या वाटर के कांटेक्ट में आते ही लाइट की स्पीड धीरे हो जाती है। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक साल में, उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर, जिसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक यूनिट और होती है पारसेक में, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। वो होती है, देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में है डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, जैसे कि अर्थ और सन के बीच में होता है, ऐसे किसी भी चीज़ के बीच में डिस्टेंस हो सकता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। और अगर मैं चला जाऊँ किसी एक बहुत दूर स्टार के ऊपर बैठ के अपना टेलीस्कोप लगा के देखूँ सन को और देखूँ अर्थ को, तो कुछ एंगल बनेगा ना। ये वाला एंगल अगर 1 सेकेंड के इक्वल हो जाए, 1 सेकेंड मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड होती हैं। पॉइंट्स नहीं होते 1.000 डिग्री, ऐसे नहीं होते। डिग्री के बाद उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। 1 पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट, और 1 मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट को बोलेंगे 1 सेकेंड। तो टोटल 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ऐसे इतनी दूर अगर स्टार में पहुंच जाऊं मैं कि अर्थ और सर के बीच का डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है उसको अगर देखूं और बीच का एंगल 1 सेकेंड हो, तो ये स्टार का और सन का डिस्टेंस या फिर स्टार और अर्थ का डिस्टेंस जो दोनों सेम ही होंगे, इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पारसेक। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि 1 पारसेक मीटर्स में कितना होता है। तो देखो, ये वही सिचुएशन नहीं बन गई जहाँ पे हमने रेडियन पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू L/R, L यानी आर्क, पर यहाँ पे तो कोई आर्क है ही नहीं। आर्क है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ये वाला एंगल बहुत छोटा हो जाता है, जो कि बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे ये आर्क हो या स्ट्रेट लाइन हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सपोज़ करो ना, ये वाला एंगल यहाँ पे जो दिख रहा है वो 20 डिग्री के आसपास फ़ोटो में दिख रहा है। अगर इसको मैं 1 सेकेंड कर दूंगा तो ये स्टार बहुत पीछे चला जाएगा और वहाँ से देखने में पता ही नहीं चलेगा कि ये एक आर्क है या स्ट्रेट लाइन है। दोनों की लेंथ लगभग बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बैठ रही है, ठीक है। तो इग्नोर करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है या आर्क है, इसका आर्क का डिस्टेंस मानेंगे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि हमें पता है कितना होता है, अभी हमने लिखा था। अच्छा, और ये वाला एंगल है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब 1/3600 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 1/3600 डिग्री हो गया π/180 इंटू 1/3600 रेडियन। हमें L पता है, आर्क लेंथ पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो R निकल जाएगा L/थीटा। L है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई थीटा। थीटा की वैल्यू ये है, तो टोटल आंसर आएगा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। ओके, लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। लाइट ईयर 10⁻15 था और ये 10⁻16 है। ओके, तो 1 सेक होता है टाइम की यूनिट सबसे छोटी। मैंगो शेक को शेक करते हैं ना, पता भी नहीं चलता, एकदम से शेक, उसी से लिया गया है या किसी से भी लिया गया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर। दो एटम्स के बीच के, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग में ही मेज़र किया जाता है। तो लीजिए, ये चार्ट आपके सामने है। आपको याद किया होगा 7th या 8th क्लास में, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, हेक्टो में 100 होते हैं, डेका में 10 होते हैं, मिल डेसी में 0.1, सेंटी में 0.01 और मिली में 0.001 मतलब 10⁻³ मीटर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। इसके आगे की भी टेबल होती है। माइक्रो में आता है 10⁻⁻6 मीटर। नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है तो 10⁻⁹ मीटर।
और पाइकोमीटर मतलब 10⁻⁻12, इतना आपको याद होना चाहिए। और किलो से ऊपर जाते हैं तो मेगा, मेगा मतलब 10⁻6, जैसे मेगा बाइट्स होती है हमारे पास, मतलब 10⁻6 बाइट्स जो हमारे सॉन्ग्स आते हैं। और जो मूवीज़ आती है हमारी वो GB में आती है, मतलब 10�9, मतलब 1 MB में 10�3, मतलब 1 GB में 1000 MB होती हैं। उसके बाद होता है TB, टेराबाइट या फिर टेरामीटर। मीटर की बात करें तो टेरामीटर, और बाइट्स की बात करेंगे तो टेराबाइट। टेराबाइट से हमें याद करना इजीली होगा क्योंकि ये रेलेवेंट है हमारे आज बातचीत में यूज़ होता है। कितनी TB की तेरे पास हार्ड डिस्क है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब होता है 10⁻12 मीटर। और उसके बाद पेटा होती है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻15। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।